मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अपनी पिछली क्लास में राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अंतःशास्त्रीय उपागम को पढ़ा और फिर हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र से क्या संबंध है और संबंध घनिष्ठ होने के बावजूद भी इनकी विषय वस्तु में, इनके क्षेत्र में, इनके उद्देश्य में बहुत अंतर है और इनकी अध्ययन पद्धति भी अलग अलग है। आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान और भूगोल में क्या संबंध है। भूगोल जो है वो ऐसा विषय है जिसका संबंध भूमि, जलवायु, वर्षा, खनिज पदार्थ, खेती, समुद्र, नदी, पहाड़ यानी जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति ने दिया है, उससे इसका संबंध है। ये प्राकृतिक दशाओं को दिखाता है और इसी के आधार पर उस क्षेत्र विशेष के लोगों का जीवन निर्भर होता है। किसी भी राज्य के निर्माण में उसके भूखंड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल से अगर हम देखें तो ये माना जाता था कि राज्य वही श्रेष्ठ है जिसकी भूमि भी उर्वरक हो, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन हो, जिसके पास जलीय संसाधन पूरे हों। बाद में जब व्यापार शुरू होता है तो नदी या किसी ऐसे स्रोत का पास होना जरूरी है जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा सके, कृषि हो सके, भूमि उर्वरक हो, पशुपालन हो सके। तो इन सब चीज़ों के लिए भूखंड या भूमि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए भूगोल और राजनीति को परस्पर रूप से घनिष्ठ माना गया। अरस्तु ने भी इस बात का प्रतिपादन किया कि जलवायु, भूमि, समुद्री तट, पहाड़, मैदान, नदियाँ, खाड़ी किसी भी देश के राजनीतिक इतिहास और उस देश की सभ्यता और संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ती है। इसी तरह से बोंदा ने राजनीति विज्ञान में भूगोल का जो संबंध है उसकी घनिष्ठता पर बहुत बल दिया। मॉन्टेस्क्यू ने एक निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक स्वतंत्रता ठंडे देशों के लिए है और दासता गर्म देशों के लिए है। ये स्वाभाविक है। उनका मानना था कि जो अत्याचारी शासन होता है वो प्राय उर्वरक मैदानों में होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। महाद्वीपीय जनता के मुकाबले में छोटे द्वीपों के निवासियों को लोकतांत्रिक शासन ज़्यादा प्रिय होता है। वहीं रूसो जैसे विचारकों ने 18वीं शताब्दी में जलवायु और सरकार के स्वरूप में संबंध स्थापित करते हुए कहा कि गर्म जलवायु निरंकुश शासन के लिए, ठंडी जलवायु बर्बरता के लिए और सम जलवायु अच्छे जनतंत्रीय शासन के लिए उपयुक्त है। इसी तरह टॉमस बकल ने कहा कि किसी भी देश के लोगों का चरित्र और उनकी राजनीतिक संस्थाओं को निर्धारित करने का सबसे प्रमुख तत्व उसकी भौगोलिक और भौतिक परिस्थितियां हैं। इस तरह से ज़्यादातर विद्वानों ने, चाहे वो ब्लंशली हो चाहे मैकाइवर हो, राजनीतिक जीवन पर भौगोलिक प्रभाव को स्पष्ट तौर पर दिखाया है और ये माना है कि राजनीतिक जीवन को अगर समझना है तो उस देश की भौगोलिक परिस्थिति, खनिज पदार्थों को समझना पड़ेगा। आज अगर हम देखें तो पश्चिम एशिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। इसका कारण है खनिज पदार्थों की बहुलता और पेट्रोल का बहुत बड़ा भंडार। स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफल हुआ है, इसका कारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति है। तो भू राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है और वो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ता है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संपदा और खनिज पदार्थ हो। ये बिल्कुल निश्चित है। भू राजनीति नामक एक नया विषय शुरू हुआ और इस विषय के विशेषज्ञ मैकाइंडर ने बताया कि समुद्री शक्ति के और स्थलीय शक्ति के बीच होने वाले संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। हिंजी ने कहा, हमारा ऐतिहासिक राजनीतिक भाग्य हमारी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो इन दोनों के मध्य हम संबंध को देखेंगे। सबसे पहली बात है, किसी देश विशेष की राजनीतिक समस्याओं को समझने के लिए उस क्षेत्र के भूगोल का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भूगोल गृह नीति के साथ साथ विदेश नीति को भी पूरी तरह से प्रभावित करता है। तीसरी बात है, समुद्री शक्ति और स्थलीय शक्ति के बीच होने वाले संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। और चौथा है, किसी भी राष्ट्र की शक्ति में कमी या वृद्धि का कारण वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, खनिज पदार्थ और प्राकृतिक संसाधन है।
तो इस तरह से भूगोल का राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव है। लेकिन दोनों विषयों में बहुत अंतर भी है। सबसे पहला अंतर है विषय वस्तु का अंतर। भूगोल में विभिन्न देशों की प्राकृतिक दशा है, जलवायु है, वनस्पति है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। जबकि राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार और विधि का अध्ययन होता है। तो एक भू संबंधी है, दूसरा राज्य संबंधी है। दूसरा अंतर है प्रकृति में अंतर। भूगोल ठोस तथ्यों से संबंधित विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र तथ्यों के साथ साथ आदर्श का चित्रण भी करता है। तो दोनों में ये भी बहुत बड़ा अंतर है। भूगोल वर्णनात्मक है, राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विज्ञान है। तीसरा अंतर है निश्चितता का अंतर। भूगोल एक निश्चित विषय है, उसके नियमों में निश्चितता बनी रहती है, जबकि राजनीति विज्ञान अनिश्चित विज्ञानों की श्रेणी में आता है। तो कुल मिलाकर के भूगोल एक तथ्यगत विषय है और राजनीति विज्ञान विचारात्मक विषय है। अब हम देखेंगे राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान के संबंध में। मनोविज्ञान क्या है, सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। मनोविज्ञान विभिन्न मानसिक अवस्थाओं में मनुष्य की आचरण का अध्ययन करता है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति की परिस्थितियों से संबंधित क्रियाओं का विज्ञान है। मैकडूगल ने मनोविज्ञान को मन का सकारात्मक और अनुभव मूलक विज्ञान कहा है, तो एंजिल ने मनोविज्ञान को चेतना का विकास कहा है। मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान का गहरा संबंध है, क्योंकि मानव का जो व्यवहार है वो उसके मनोविज्ञान से निर्धारित होता है। जब तक हम मानव के व्यवहार की प्रकृति को नहीं समझेंगे, हम राजनीति विज्ञान या राजनीतिक गतिविधियों को नहीं समझ सकते। गार्डनर के अनुसार सरकार को स्थिर और यथार्थ में लोकप्रिय होने के लिए अपने अधीन व्यक्तियों के मानसिक विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए। राज्य के अंतर्गत जितने भी आंदोलन होते हैं, दंगे होते हैं, लोकमत के बारे में कोई जानकारी लेनी है, तो उसके लिए मनोविज्ञान को समझना ज़्यादा जरूरी है। लॉर्ड ब्राइस का मानना था कि मनोविज्ञान राजनीति का आधार है। तो अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या संबंध है। सबसे पहला है मानवीय व्यवहार एवं प्रवृत्ति को समझे बिना राज्य विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता। और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि समान संविधान होने पर भी अलग अलग देशों के लोगों का व्यवहार अलग होता है। दूसरा है संबंध मानव के बाहरी व्यवहार को समझने के लिए उसके मन को समझना बहुत आवश्यक है। गार्डनर कहते हैं सरकार को स्थिर और यथार्थ में लोकप्रिय होने के लिए अपने अधीन व्यक्तियों की मानसिक विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए। राज्यों में होने वाले दंगों, आंदोलनों और लोकमत को जानने के लिए भी मनोविज्ञान का सहारा लेना जरूरी है, तभी कोई देश अच्छी नीति का निर्माण कर सकता है। इसी तरह से मतदान व्यवहार को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से समझकर चुनावों के संबंध में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। आजकल हम लोग देखते हैं चुनावों के बाद में एग्जिट पोल आते हैं और उसके आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। फैक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है कि किस क्षेत्र की क्या समस्या है और उसके आधार पर लोग किस तरह से वोट डालेंगे। गॉस्नेल ने सबसे पहले इस अध्ययन को किया था और अब ये सामान्य रूप पर हमें दिखाई देता है। बेजोट की पुस्तक फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स के साथ ही राजनीतिक समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक तरीके से विचार करना शुरू होता है। बेजोट ने ये जो अध्ययन है अपना, ये ब्रिटिश संविधान पर आधारित किया है। ब्राइस ने मनोविज्ञान राजनीति का आधार है ऐसा माना है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं जहाँ काम्टे ने राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों की विवेचना मनोवैज्ञानिक धरातल पर की, वहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने जीव विज्ञान के सिद्धांतों की विवेचना को महत्व दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि दोनों में कुछ अंतर है। सबसे पहला अंतर है विषय वस्तु में अंतर। राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य और सरकार है। इसमें पूरे
व्यक्ति का, संपूर्ण व्यक्ति के सचेतन रूप का अध्ययन होता है, जबकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है और ये व्यक्तियों की मूल प्रवृत्तियों पर बल देता है, उनकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरा अंतर है मूल्यों और आदर्शों का। मनोविज्ञान में राजनीति विज्ञान की अपेक्षा मूल्य और आदर्शों को कम महत्व दिया जाता है। मनोविज्ञान एक वर्णनात्मक विषय है जो ये बताता है कि मनुष्य की मनोवृत्ति क्या है, क्या थी और क्या होनी चाहिए। इस पर कोई चर्चा नहीं करता। इसके विपरीत राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान है। वह क्या है, क्या था के साथ साथ क्या होना चाहिए का अध्ययन भी करता है। तो ये सारे अंतर हैं। इसके बावजूद भी मनोविज्ञान राजनीति विज्ञान में के अध्ययन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सहायता करता है। इसके ज्ञान के बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधूरा रहेगा। हेरल्ड लासवेल और जॉर्ज कैटलिन जैसे जो विचारक हैं राजनीति विज्ञान के, जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कहलाते हैं, उन्होंने मनोविज्ञान और राजनीति के समायोजन पर बल दिया। यानी दोनों का समायोजन होना चाहिए, दोनों साथ साथ काम करने चाहिए। अब आते हैं राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन पर। बहुत से विचारक और विद्वान मानते हैं कि राजनीतिक दर्शन शब्द ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि राजनीति शास्त्र के मौलिक सिद्धांतों में राजनीतिक दर्शन का संबंध है और कुछ हद तक ये नैतिकता पर आधारित भी है। राज्य से संबंधित विषयों का आधार भी कल्पना और तर्क है कि कैसे राज्य की उत्पत्ति हुई, उसकी प्रकृति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इस तरह से काफ़ी हद तक सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक जो दो स्वरूप है, उसमें राजनीतिक दर्शन प्रयोगात्मक पहलुओं का विवेचन नहीं करता और वहीं पर जो राजनीति विज्ञान है वो दोनों ही पहलुओं का प्रयोग करता है। राजनीतिक दर्शन वास्तविक क्रियाकलाप का अध्ययन नहीं करता। राजनीति विज्ञान में एक व्यापकता और सुनिश्चितता है। गिलक्राइस्ट कहते हैं, राजनीति दर्शन एक दृष्टि से राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर राजनीति विज्ञान आधारित है। साथ ही राजनीति दर्शन को भी स्वयं बहुत ऐसी सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है जो उसे राजनीति विज्ञान से प्राप्त होती है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान शब्द के अभिप्राय में एक व्यापकता है, सुनिश्चितता है, जो राजनीतिक दर्शन में नहीं पाई जाती। इसीलिए राज्य संबंधी ज्ञान के भंडार को राजनीति दर्शन कहना बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं माना गया। इस तरह से राजनीति विज्ञान में नई नई ज्ञान की शाखाएं आईं। राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक समाजशास्त्र, तो ये बहुत सारी नई शाखाएं इसमें आईं और ये माना गया कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से जुड़ाव रखे बिना, संबंध स्थापित किए बिना, समायोजन किए बिना हम अपने अध्ययन को पूर्णता नहीं दे सकते और कोई भी सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से भी अलग होकर के अध्ययन नहीं कर सकता। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान अन्य विषयों से सीधे संबंधित है, तो अन्य विषय भी राजनीति विज्ञान से सीधे तौर पर संबंधित है। आज के लिए इतना ही।